Hi everyone, welcome to StudyIQ. I'm Kapil Bhardwaj. Welcomes all of you to the another important session. What is the agenda of this session? The session is going to be talk about climate change. I think everyone is aware about the news of the climate change. Frequently we used to see about the news of the climate change. But certainly क्या इस हद तक हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज से आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता हो? क्या क्लाइमेट चेंज से आपकी जॉब भी खतरे में आ सकती है? डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज के काफी सारे इंपैक्ट होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एक और निकल के आता है कि क्या क्लाइमेट चेंज रियल है? सर्टेनली कुछ लीडर्स होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जब बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें पता लगता है कि क्लाइमेट चेंज उनके अकॉर्डिंग क्या है, अनरियलिस्टिक है। बट क्या ये सच्चाई है? क्या ये ट्रुथ है? और अगर नहीं है तो मेरे पास ऐसे क्या एविडेंसेस हैं? आई कैन अश्योर कि यस, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी एंड एनी हाउ हमें उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो चलिए आज जानते हैं सारे क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट्स और फिर उसमें ये भी देखेंगे, क्योंकि इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, इंडिया इज पोजेसिंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। नियरली आपके 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज रेजिडिंग इन इंडिया। और अगर वो पॉपुलेशन किसी क्लाइमेट के लिए इनिशिएटिव लेती है तो क्या हम इसको वर्थ इट नहीं मानेंगे? डेफिनेटली हम उसको वर्थ इट मानेंगे और ये काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि इंडिया ने आज क्लाइमेट चेंज के लिए बेसिकली अपने क्या टारगेट बना रखे हैं, किस तरीके से इंडिया काम कर रहा है, क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। इस सेशन की पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो kapil.bhardwaj2022i3 के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सवाल आता है आपका क्लाइमेट चेंज का, जो कि आज के टाइम पे अगर मैं मानूं तो दुनिया में सारी जगह पे ये क्लाइमेट चेंज का सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन क्या ये क्लाइमेट चेंज रियल है? क्योंकि काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि सम ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स, एमिनेंट पर्संस ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है बेसिकली वो भी अनरियलिस्टिक है। सो राइट हियर हमारे पास कुछ एविडेंसेस होंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे आपका इंपैक्ट करवाया, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है बेसिकली आपका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है क्लाइमेट चेंज का ऑन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। बट सर्टेनली मैं पहले पूछना चाहता हूं कि ये क्लाइमेट चेंज का वर्ड क्या है, ये क्लाइमेट क्या होता है, पहले उसको जानेंगे, फिर क्लाइमेट चेंज के वर्ड को जानेंगे और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। देखिए क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक टाइप की आपका रेटिंग है। क्लाइमेट एक डेटाबेस होगा जो कि क्या होगा, एक लॉन्ग एवरेज टाइम का होगा। जी हाँ, क्या आप बता सकते हैं मुझे कि ये कितना लॉन्ग टर्म होगा? अगर मैं क्लाइमेट की बात करता हूं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने लॉन्ग टर्म का टारगेट आई कैन टेक और उसका एवरेज निकाल के मैं क्लाइमेट के बारे में बात कर सकता हूं? डेफिनेटली आप बता सकते हैं। बट जब मैं एवरेज निकालता हूं फिर मेरे पास कुछ सर्टेन टेम्परेचर कंडीशंस नजर आती हैं। अगर वो टेम्परेचर कंडीशन उसी नॉर्मल रेट से बिहेव नहीं कर रही तो सर्टेनली एक क्लाइमेट चेंज का इशारा है। ये क्या होगा? एक क्लाइमेट चेंज का इशारा है। तो मुझे पता लगता है कि जब भी आपके ऐसे फिनोमिनास, फॉर एग्जांपल साइक्लोन डेवलपमेंट, रेनफॉल फेलियर, ड्रोट, फ्लड, दीज आर द सर्टेन सिंबल्स जो मुझे क्या बताते हैं, क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मेरे ख्याल से आई कैन से द लेवल राइज इन द सी लेवल राइज होना, आइस का मेल्ट होना, ग्लेशियर का श्रिंक होना, ये सारे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इन सब इशारों को नकारते हुए कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, क्लाइमेट चेंज डजंट एग्जिस्ट। बट शायद ये क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट तो करता है, दे आर नॉट रेडी टू एडमिट इट, दैट्स व्हाई दे आर डिनाइंग। हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं और कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राइट, तो जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो मैं ये कह सकता हूं कि क्लाइमेट चेंज क्या होगा, एक पीरियोडिक चेंज होगा। किसके अंदर? चेंज इन बेसिकली द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो सकती हैं वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकती है इंस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपकी हो सकती है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से रिलेटेड। बट स्टिल मुझे पता लगता है कि क्लाइमेट चेंज, यस, दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई आई कैन से द क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी। This is the phase of my life. This is the phase of your life. This is the phase of the everyone. And the important thing is the climate change, from where the accountability comes. From where the climate change accountability comes. I think the nation which can be having largest population or even the nation which is more developed. Certainly कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजन है जिनसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किनको जाती है? उन लोगों को, उन नेशंस को जिनके पास क्या हो, सबसे ज्यादा बेसिकली क्या देखने को मिलता है, आपका
वेल्थ पोजीशन देखने को मिलता है। मींस आई कैन से समवॉट, अगर आपके कार्ल मार्क्स होते हैं यहाँ पे और उस थ्योरी की बात करते हैं तो आई कैन चैलेंज कि कार्ल मार्क्स जो है कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म के ऊपर जरूर बात करते हैं, शायद इस एंगल को हमें भी उठाना चाहिए। क्या कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म आपका एंगल हो सकता है क्लाइमेट चेंज को विजन करने का? डेफिनेटली, क्योंकि मैं अगर डेफिनेट एग्जांपल दूं पेरिस क्लाइमेट समिट, जहां पे बात की गई है कि पेरिस क्लाइमेट समिट में अगर कुछ फंडिंग डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन को दी जाएगी तो डेफिनेटली वो क्लाइमेट चेंज से कॉप अप कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। दैट थिंग इज बिकमिंग रॉन्ग राइट हियर, राइट? सो बेसिकली दैट इज वन ऑफ द एंगल। सो मुझे पता लगता है कि अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हो तो प्रीवियसली हमारे पास ऐसे टाइम रहे हैं जहां पे क्लाइमेट बदला है और आगे भी बदलता रहेगा और आगे बेसिकली रेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई हमारे पास एक फिनोमेना आता है जो होता है आपका एक फिनोमेना, एक चेंज जो होता है वो हमेशा चलता रहता है। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी लाइफ का एग्जांपल लेंगे और लाइफ में चेंज पहले भी था, आज भी है और आगे भी होता रहेगा। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज जो है वो तो पहले भी था, वो आज भी है, लेकिन आगे भी होता रहेगा। फिर डिफरेंस क्या है? आज इतना मुद्दा क्यों है? बेसिकली ये मैटर जो है वो इसलिए है क्योंकि आज जो रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज है इट इज फास्टर देन द नॉर्मल। द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज फास्टर देन द नॉर्मल। और अगर नॉर्मल से फास्टर मेरे पास क्लाइमेट चेंज होता तो डेफिनेटली दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं वार्मिंग की, अगर मैं बात करता हूं मॉइस्चर क्लाइमेट की, तो बेसिकली जो वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट था नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। तो अगर मेरा वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली मुझे क्या करना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी आती है कि क्लाइमेट चेंज को मुझे कंसर्न में लाना चाहिए। अब अगर क्लाइमेट चेंज है और जैसा मैंने बताया कि पहले भी हुआ करता था और आज भी है, लेकिन रेट डिफरेंट हो रहा है, तो रेट के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ एग्जांपल्स, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए। द फैक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। क्लाइमेट चेंज के लिए जो फैक्टर्स आते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका नेचुरल फैक्टर और दूसरे होते हैं आपके एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। और ये जो ह्यूमन फैक्टर हैं यही कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है, इनके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है आपके किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइट? उसको जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक फैक्टर के ऊपर नजर डालते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि रियल में क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करते हैं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं तो जब नेचुरलाइजेशन की बात की जाती है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात की जाती है, तो मेरे ख्याल से नेचर तो हमारे लिए कोहेरेंस बनाती है। मुझे कभी देखने को नहीं मिला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कोई क्लाइमेट चेंज हुआ। मुझे कभी देखने को नहीं मिला कि आपकी कोई हड़प्पन संस्कृति थी जिसमें क्लाइमेट चेंज हुआ। लेकिन व्हाई दिस इज हैपनिंग राइट नाउ? तो मतलब हमारा नेचर के साथ कोई तालमेल है, वो बिगड़ रहा है। और अगर बिगड़ रहा है तो सर्टेनली मेरे नेचुरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में, जो बताते हैं कि आपका क्लाइमेट चेंज है। और क्या क्या नेचुरल फैक्टर है? फर्स्ट वन इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज अकाउंटेबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज अकाउंटेबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। सिमिलर example you can take, if I will be talking about certain areas which were earlier used to be in the polar region and now they are at the equator, can't we say the climate change happens? Definitely, and that can only be explained with the help of the continental drift. And I think everyone knows whenever there is a continental drift, there is a formation of volcanoes. There is the interaction of the plate, and the interaction of the plate is leading to what? Volcanism. And yes, the volcanism led to the increase in the surrounding temperature, and not only the temperature, it also increased the ash particle into the atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो आपके एस पार्टिकल इंक्रीज होते हैं, आपका सराउंडिंग में जो हीट जनरेट होता है, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अकाउंटेबल फॉर द क्लाइमेट चेंज. अपार्ट फ्रॉम दिस, द चेंजेस इन द अर्थ्स ऑर्बिट. We many more times listen about the news that the Earth's orbit is changing. Earth spinning is changing. अर्थ की स्पीड जो है वो भी बदल रही है. तो डेफिनेटली आई कैन से कि यहाँ पे जब आपके अर्थ के अंदर आपकी स्पीडिंग चेंज होती है तो डेफिनेटली आपका अर्थ से जो एवरेज डिस्टेंस है that will also be changed, and automatically right here there is a difference heating. Oceanic current, I think everyone knows कि oceanic current are of two types, that can be warm current, that can be cold current. If the surface of the ocean become more warmer, automatically it is going to impact in that way. And if the surface become more colder, I can say the cold current will also be impacting the climate change. So if there is a change in the rhythm of the climate change, if there is a change in the rhythm of the ocean movement, then automatically that is going to influence the ocean current. And how basically you can say there is a change in the ocean current? You can simply say, if I will be looking at the ocean current, what you will be having? The ocean current can be cold, it can be warm. But if more melting of ice is happening, then automatically the fresh water is getting added on. The fresh water when getting added on, the fresh water have more boiling capacity.
And that's why we can say, yes, there is a net change in the temperature of the ocean surface. And if there is a change in the ocean surface temperature, definitely it is going to impact the surrounding areas, because we know very well the fresh water have lesser boiling point, right? Next important thing is, again, the plate tectonic, which was continental drift, and the plate tectonic. These were the two theories which explains about the movement of the earth, right? Earlier that theory was proposed by Alfred Wegener, and then it comes to plate tectonic theory, which led to the development, or which explained the development of what? Basically the Himalayas. And Himalayas even are also accountable for different type of climate which is found in the surrounding areas. There are many more physical ranges, physical mountain ranges, which explain the mountain formation, which explain the climate phenomena as well. Like if I will be asking you, then what do you think? India is a tropical country or a temperate country? I think India is a tropical country. But if I will be going by the latitude, then I know in the middle of the country, there are Tropic of Cancer, and that is passing from 8 states of India. So half of the India I can say in the temperate and half of the India is in the tropical region. But still, because of the Himalayas, what do we have? We have basically the tropical type of climate dominating in the Indian landmass. And now there are certain anthropogenic reasons that can be the greenhouse gases. Now the question is, what are greenhouse gases? The greenhouse gas is that gas which basically acts as an envelope. Right here it acts as an envelope and increase what? The temperature of the earth. So definitely those gases which can increase the temperature of earth by acting as an envelope and trapping the heat right there, that will be named as greenhouse gases. And yes, anthropogenic regions are increasing the production of greenhouse gases. Next important thing is shift in the land use pattern. I think everyone aware about the concept of heat island. Heat island, the cities are now named as heat island. Why cities are named as heat island? Because the cement which we are using for constructing the cities having very low albedo. That means they have maximum absorption capacity and they have minimum reflective capacity, and that's why we can say the heat island are acting as a source of the heating for the particular area, and that's why the local heating happens because of them. Apart from this, the atmospheric aerosols, the suspended particle into the atmosphere. The suspended particle more scattered, more absorb and more reflect the sunlight, and that's why they will easily be able to increase the temperature of the environment. These are some of the reasons which are right there in anthropogenic category. Now I can put up some of the evidences which will certainly be talking about those false statements which were given by the world leader, that is evidences. The evidences we want to talk about कि क्या ऐसे evidences हैं which prove कि आपके rapid climate change हो रहा है. काफी सारी स्टेटमेंट्स आप देखते हो. एक ट्वीट भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था वन से टाइम, जब आपके पोलर वर्टेक्स जो है यूएस के ऊपर काफी ज्यादा हैवी थे. एट द टाइम अ वर्ल्ड लीडर वाज इनवाइटिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, बट सर्टेनली आई हैव सर्टेन एविडेंसेस जो बात करते हैं कि यस देयर इज अ क्लाइमेट चेंज. फर्स्ट वन इज ग्लोबल टेम्परेचर राइज. On an average, the rise in temperature is quite fast. Globally, the temperature is increasing, and that proves that yes, global warming is there, climate change is going on. Apart from that, warming of the ocean, the net temperature of the water body is also increasing. And you know very well, when it comes to water body, the water specific heat used to be very high. It is not easy to increase the temperature of the water, and such a large volume of water कि पूरे ocean का temperature rise करना, I think it is not that easy, but still it is rising. Apart from this, we can say the shrinking of the ice sheets. What will happen? See, if there's an increase in the temperature, definitely what we can say, the melting of ice will be happening. When the ice is getting melted out, the fresh water will be getting added on into the ocean and increase the level of the ocean. Sea level will be rising. But yes, we can say the ice is shrinking. If I will be talking about the third pole of the earth, can you tell me which is the third pole of the earth? Third pole of the earth क्या होता है आपका? Can you tell me? It is about Himalayas. Himalayas have a lot of glacier, and because of the presence of the glacier, we call them third pole of the earth. And the temperature is rising at such a high rate, the ice is getting melted out, and even the ice in the Himalayas, the snow in the Himalayas is also shrinking. Apart from this, you can say the glacial retreat that I am talking about. Shrinking sheets as well as the glacial retreat. Apart from this, I can say the decrease in the snow cover. See, the snow cover can impact the climate change or the global warming in two ways. How can it be possible? One is the sea level will be rising. Obviously, there is a hazardous situation. But apart from this, when the snow is getting melted out,
then what we can say, the surface after the snow will be of what kind? Obviously जो surface आपका snow की melting के बाद आपको मिलेगा, that is having lesser albedo than snow, क्योंकि snow का albedo काफी अच्छा होता है, इसलिए जो light आपका कहां पे जाती है, जो लाइट आपके स्नो पे गिरती है, डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो सिंपली मेरे को पता लगता है कि आपकी जो सनलाइट गिर रही थी किसके ऊपर, आपके स्नो के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। बट अब स्नो नहीं है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी, उल्टा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। और अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो डेफिनेटली आई कैन से कि आपका क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, नेट टेम्परेचर क्या होगा, राइज अप होगा। नेक्स्ट इज सी लेवल राइज। इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एरियाज, जो कि पहले एरिया आपके अच्छा खासा हाई लेवल पे लैंड मास हुआ करता था, ना उसका सी लेवल के बराबर लेवल हो चुका है, या फिर मैं बोलूंगा कि डोमिनेटिंग एरियाज ऐसे भी हैं जो कि सबमर्ज हो चुके हैं, सबमर्ज हो चुके हैं। तो अगर सबमर्जेंस देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली आई कैन से द सी लेवल इज राइजिंग एंड द सी लेवल इज बेसिकली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिक्लाइन इन द आर्कटिक सी आइस, आर्कटिक में सी की आइस को अगर मेल्ट होता है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई सिंपल सी बात ये करता है कि आपका क्लाइमेट चेंज तो यहां भी हो रहा है, टेम्परेचर तो यहां पे भी आपका राइज अप हो ही रहा है। एक्सट्रीम इवेंट्स, इफ यू विल लुक एट, तो आपके ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही? डेफिनेटली मेरे कुछ ऐसे एरियाज है जो हर मंथ आपका क्या होता है, इन द मॉनसून सीजन, इन द समर सीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। दैट मींस आपकी जो वाटर बॉडीज हैं, जो कि एक एसेंशियल कंडीशन होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, 27 डिग्री सेल्सियस सी सरफेस टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एक्सट्रीम इवेंट्स की, तो फिर क्या हो सकता है, आपका ड्रोट, कुछ एरियाज के अंदर कंटिन्यूअसली क्या आ रहा है, ड्रोट आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, that is also extreme event. Apart from this, I can say the ocean acidification. Ocean acidification, how can it be possible? See right here, what is the perspective because of which ocean acidification is happening? We are increasing CO2 concentration into the atmosphere. When rainfall happens, you know very well the CO2 is a dissolvable gas, it can easily dissolve into water. When H2O get dissolved into what CO2 and get added into the ocean surface, it increase the acidity of the ocean. And when acidity of the ocean is increasing, obviously what does it means? It simply means that we are basically under the situation in which we are increasing the CO2 concentration, and there is accountability for the climate change. So these are some of the evidences. I think these all evidences are simply saying yes, climate change is a reality. Now, when it comes to the climate change as a reality, I would like to know then what can be the consequences of the climate change. क्या आपके consequences climate change से हो सकते हैं? Quite simple to understand. If I will be talking about the impact of the climate change, the most severe impact is livelihood insecurity. See, whenever the world is developing, or the world is developed, or basically the world is underdeveloped, but in every circumstances we have a need of food that can easily be got from agricultural activity. And if there is a severe drought or severe flooding conditions found in certain areas, I think the agricultural productivity is going to be negatively hampered, and that's why I can conclude there is a food insecurity. Apart from this, whenever there is a food insecurity, simultaneously people are bound to migrate from the rural areas to the urban areas in the search of their livelihood, and that's why I can say there will be problem of migration. People will be migrating from one point to the another point, and it lead to the loss of job. Even it happens in the urban areas itself because of the lack of rainfall. I can say there's a water scarcity. That's why those people who settle in the urban areas, we have the lot of example where the water scarcity comes in and people are bound to migrate back either in the rural areas or in the other areas. So simply I can say कि आपके rural areas में या other areas में आपका migration जो है वो देखने को मिलता है, जो कि इसके livelihood को impact करता है. And this is the way unemployment is rising. The extreme weather event also led to disaster. Disaster of what kind? It can be the flooding situation, it can be the food scarcity, it can be the water scarcity, it can be the drought as a disaster which is right there. Food insecurity, definitely, if there is livelihood insecurity, there is lack of agricultural efficiency, obviously there will be food insecurity. And yes, this is happening right there. If I will be talking about India itself,
दो स्टेट जो कि काफी अच्छा एग्रीकल्चर में परफॉर्म करते थे, कैन यू गिव मी सम ऑफ द एग्जांपल जहां पे अब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से, कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हुई हो? यस, देयर आर सर्टेन एविडेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, उन स्टेट्स के अंदर रिड्यूस हो रही है। एनी हाउ हमें उसको मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज हेल्थ इश्यूज। Obviously, when it comes to the climate change, there is an increase in what? The concentration of harmful gases. The concentration of harmful gases can increase the problem of asthma. It can also lead to basically increase in temperature, which simultaneously increase the microbial activities. कुछ ऐसे माइक्रोबियल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वैसे तो कोई भी माइक्रोब्स लो, अमीबा लो, आप कोई भी फंगस लोगे, वो आपके हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रिएक्टिव होती है, एंड सर्टेनली हाई टेम्परेचर इंक्रीज द हेल्थ रिस्क ऑफ द पीपल। इवन दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच इफ यू विल लुक एट द टेम्परेट कंट्रीज, mostly are developed country. Can you tell me the single name of the country in temperate area which is developed? बताइए। और आप developed तो सारे बता सकते हैं, क्या होगा सिंगल कंट्री? बताइए, कोई भी बताइए, टेम्परेट एरिया की किसी भी कंट्री का नाम बताइए जो कि डेवलप्ड है। वैसे तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। आप देखो कनाडा, आप देखो यूएस, आप देखो अमेरिका, सॉरी दैट इज ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू नो कि टेम्परेट एरिया में ऐसी कंट्री बताइए दैट इज नॉट डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्री के नाम एग्जांपल। कैन यू गिव मी सम ऑफ द एग्जांपल की अंडर डेवलप्ड कंट्री इन द टेम्परेट एरिया, या फिर टेम्परेट एरिया की ऐसी कंट्री जहां पे आपका कम से कम इकोनॉमिक स्टैंडर्ड देखने को मिलता हो? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कंट्री टेम्परेट एरिया में ऐसी है जिसके पास में इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा ना हो। बट ऐसा कैसे हो गया यार? ऐसा कैसे हो सकता है कि टेम्परेट एरिया में ईच एंड एवरी कंट्री इज डेवलप्ड, उनका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड अच्छा है? और जब मैं ट्रॉपिकल एरियाज में आता हूं, आप हमारी लैटिट्यूड पे देखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, Pakistan, Afghanistan. So what is going on right here? The problem is right here we have the health burden. Health burden is dominating in this area, right? So this is the problem right here. In the similar way, what I can say, impact on the military bases. Earlier, small nation used to establish their military bases on the small island, but those small island even are getting merged. वो भी क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। इफ दे आर गेटिंग मर्ज, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट अस नेगेटिवली। अपार्ट फ्रॉम दिस, द वायलेंट कंपटीशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली टेंड टू एक्सप्लोर एज मच एज वी कैन अबाउट द रिसोर्सेज। हम काफी सारे रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और काफी सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, तो देयर इज अ कोटेशन ऑफ गांधी जी, एंड दैट इज द मैन can't fulfill its greed from the earth, but earth is having enough to fulfill the need of the mankind. Means earth के पास इतना है कि mankind की need को fulfill किया जा सके, but earth के पास इतना नहीं है कि आपके बेसिकली ग्रीड को पूरा किया जा सके। दैट यू कैन यूज जब हम मिनरल रिसोर्सेज के एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप कोटेशन यूज करते हैं अपने एग्जाम्स में, डेफिनेटली आपको एक अच्छा आउटकम देखने को मिलता है, आपके मार्क्स जो है एनहांस होते हैं, एंड दैट यू कैन डेफिनेटली यूज। Next is sea level rise and submergence of the coastal as well as the island nation, and definitely this is negative impact. Now I would like to know if there is something going on, the climate change is going on, I would like to know how could the climate change impact the world. This was a small area where we were discussing. If I will be talking about the world, then what I can say up to here, there is 2,50,000 death from the disease by 2030. By 2030 आपका हीट वेव्स की वजह से, आपका माल न्यूट्रिशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द मलेरिया, इट इज एक्सपेक्टेड अराउंड दिस मच ऑफ द डेथ विल बी देयर, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, द वार्मर वाटर and the flooding will increase exposure of disease in the drinking and recreation water. Basically the tap water which we got at home, because of increase in temperature, we will be having more bacterial activity in those water, and that's why it becomes basically unhygienic for the people, and it become complicated for the people to survive. Apart from this, the pollution and the pollen season will increase, and definitely leading to the more allergy, more asthma. Definitely if we will be adding on continuously certain kind of harmful gases, it will increase the cases of asthma right here. And that is basically what I can say, the 7 million death from the air pollution will be there in the coming future. The simple reason is the climate change. Apart from this,
if we want to treat these people, right, if we are talking about the rise in the temperature, if want to minimize the impact, anyhow we have to burn money around 2 to 4 billion, or it will be costing our economy. It will be either costing our economy or anyhow the developed nation have to burn. So we can say there is an imbalance of money or economic development as well. Definitely the vector-borne disease, that is malaria, is going to at a rise. Apart from this, what I can say, the hunger and the famine will simultaneously be rise. क्या होंगे? हंगर आपका क्या होगा? राइज अप होगा डेफिनेटली. सो राइट हियर मुझे क्या देखने को मिलता है कि मुझे पता लगा कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, टेम्परेचर राइज की वजह से डिजीज बर्डन, हंगर, इकोनॉमिक बर्डन, डेथ, हीट वेव, malaria, these are going to increase, right? So this is the simple way. Even you can take some of the evidences, although it is not proved, but I can say that certain diseases are now increasing their burden on European countries because of the heat wave. I think you all are aware that there is a heat wave situation in European part, and there even the disease burden is also rising. Reason is quite simple, because there is a more vector-borne disease or their activities when there is a rise in temperature. तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा आपके vector-borne disease की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, एंड डेफिनेटली मुझे क्या देखने को मिलेगा? बर्डन देखने को मिलेगा. अब सवाल आता है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इन दिस, क्योंकि इंडिया इज पोजेसिंग नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली इंडिया मस्ट डू समथिंग. व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया? इनिशिएटिव इंडिया के क्या है? वार्मर सीजन. बेसिकली अगर इंडिया के इंपैक्ट की बात करते हैं पहले, फिर सीजन के ऊपर बात करेंगे. तो अगर इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा, देखो इंडिया एक तो क्या है, काफी सारा लार्ज एरिया हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दी वाटर बॉडी है. और अगर ये कॉन्टिनेंटल एरिया है, वाटर बॉडी से काफी अपार्ट है, तो आई कैन से इसके ऊपर टेम्परेचर चेंज का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि लैंड जल्दी ही हीटअप हो जाता है. एवरीवन नोज कि स्पेसिफिक हीट जो है आपके लैंड मास की वो कम होती है. तो एवरेज टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहा है, ये हमारे पास इंडिया के अंदर प्रेडिक्ट किया जा रहा है. वार्मर सीजन हमारे पास देखे जा रहे हैं, ठीक है ना. इसके अलावा अगर बात करते हैं इंडिया के ऊपर, तो आपका इंक्रीज इन द एनुअल प्रेसिपिटेशन, फ्रीक्वेंसी लो है, कुछ एरियाज के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा आपके रेनफॉल के देखने को मिलती है, इसलिए फ्लडिंग और ड्रॉट साइमल्टेनियस फिनोमेना डोमिनेटिंग है. साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या हो चुके हैं? आपका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो है वो इंक्रीज इंटेंसिटी के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि अब अगर क्लाइमेट चेंज होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा, सर्टेनली लो प्रेशर डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपका रिस्क जो है यहाँ पे राइज अप हो जाता है. सी लेवल, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, तो सी लेवल तो ऑटोमेटिकली एवरेज 1.3 mm पर ईयर जो है सी लेवल राइज अप हो रहा है. Apart from this, fresh water supply की अगर मैं बात करूं, तो there is a high variability in predicting water yield. Why? From 50% increase to 40 to 50% in reduction, I can say 10 to 30% increase the risk of flood. फ्लड का रिस्क कुछ एरियाज में बढ़ गया है और कुछ में वाटर का रिस्क बढ़ गया है. मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर ड्रॉट का ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आइस मेल्टिंग की वजह से सी बेसिकली रिवर का वाटर राइज हो रहा है, और उसकी वजह से फ्लडिंग भी ज्यादा देखने को मिल रही है. बट ये बेसिकली जो वाटर जैसे जैसे आइस फास्टली मेल्ट करती जाएगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है वन डे इट विल कम कि आपकी जो पेरेनियल रिवर्स हैं उनके अंदर वाटर की स्कैर्सिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी. कुछ की फैक्ट्स की मैं बात कर सकता हूं इंडिया से रिलेटेड. इंडिया इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड 5th लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर. ठीक है ना. हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिटर की बात करते हैं, तो आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिटर 5th लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 5% ऑफ द ग्लोबल एमिशन. ठीक है, कितना? 5% ऑफ द ग्लोबल एमिशन इंडिया काउंट करता है. पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, ऑल्दो इट इज बिकॉज पॉपुलेशन इज नियरली 17%, तो ऑल्दो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे. दूसरा अगर बात करूं तो इंडिया वाज नॉट शॉकिंग व्हेन जर्मन वॉच, जो आपका एक थिंक टैंक है, जर्मन वॉच थिंक टैंक है, उसने क्या बोला था, इंडिया वाज द 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय द क्लाइमेट चेंज ग्लोबली. अगर क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो फ्लडिंग, ड्रॉट, माल न्यूट्रिशन, डिजीज बर्डन, इनकी वजह से आई कैन से कि 5th लार्जेस्ट कंट्री जिसके ऊपर अफेक्ट हुआ है. नेक्स्ट, इन लास्ट 2 ईयर इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट लास्ट 2 ईयर्स, तो एवरी मंथ व्हाट डू वी हैव, every month there was a climate change phenomena happens. Either it can be cyclone, either it can be heat wave, either it can be whatsoever the water scarcity, but yes, every month we have some of the problem related to the climate change. Apart from this, according to the World Risk Index 2020, India is the 4th most at risk country in the South Asia.
साउथ एशिया में 4th मोस्ट एट रिस्क कंट्री की बात करता हूं तो वो इंडिया है। किसके बाद में? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद। Apart from this, in 2018 alone, nearly 7 million Indians were either displaced or have migrated to the climate-induced disaster. Basically, जो distress आपके climate से आ रहा है, such a large scale people are migrating, or even they are not migrating, they are forced to migrate. Either they are living in the coastal area, they are living either into the island areas. That's why they are forced to migrate anyhow, right? So this is basically the serious problem of climate change, and if it is, then India's response must also be there. India's response must also be there. What is the India's response? First one is National Action Plan on Climate Change. This is our action plan, means we have to take certain action, and that National Action Plan on Climate Change have multiple initiative, like we have to focus on solar mission, we have to focus on energy efficiency, we have to focus on sustainable habitat, we have to focus on water conservation or water mission, we have to focus on green India, we have to focus on maintaining sustainable ecosystem in Himalayas. Apart from this, we will be talking about the strategic knowledge for the climate change centers, and we have to talk about sustainable agriculture, because anyhow the food security is equally important. Apart from this, the India also adopted for clean energy cess on coal, so that if it become expensive, cess will be imposed on it. Definitely what the people will be doing, either they will reduce the coal consumption, and or the cess which the government will be getting. Cess क्या होता है? किसी definite purpose के लिए जो टैक्स लगाया जाता है, that is known as cess. तो cess जो गवर्नमेंट लेगी, उससे एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने पे बात की जा सकती है। दूसरा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट एवरी सिटीजन गेट टू नो कि हमारे पास किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, भारत स्टेज नॉर्म्स BS हम 6 के ऊपर जाने की जो कैपेबिलिटी हम रखते हैं, हमारे जो पॉल्यूटेंट है, देखिए जो व्हीकल्स हैं काफी सारा पॉल्यूटेंट ऑब्वियसली एमिट करते हैं, तो यहाँ पे उस पॉल्यूटेंट को भी हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है, राइट। नेक्स्ट, if I will be talking about the effort that taken at the international level to combat the climate change, so what are the effort? It is about IPCC, Intergovernmental Panel on the Climate Change. What is IPCC? This is a current effort of WMO as well as United Nations Environmental Program. This is a common effort of WMO and United Nations Environmental Program. Apart from this, United Nations Framework Convention on Climate Change, it is also concerned about the climate change, and they are focusing. Similarly, the Kyoto Protocol 1997, it also try to minimize the gases which are harmful for the environment, even that can act as a global warming gases. Apart from this, Paris Agreement also says that we have to limit anyhow the 2 degrees Celsius warming of the global world. Anyhow हमें उससे नीचे रखना है इसको. Apart from this, the International Solar Alliance, which is itself initiated by India. This particular initiative is itself initiated by India, that we will be focusing on the solar energy largely. हमें क्या करना है? लार्जली सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द REDD+, दीज आर द सर्टेन ग्लोबल क्लाइमेटिक फिनोमिनास जो हमने फोकस किए हैं. एनी हाउ वी हैव टू इंप्रूव इट, एंड दीज ऑल थिंग्स आर इटसेल्फ पार्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर ऑफ ज्योग्राफी एज वेल, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इटसेल्फ इनटू द क्लास इन डिटेल, राइट? So this is the way basically we are dealing with. Okay, one more important thing, the government of India basically had given some of the 5 pledges. For what? For the climate change. What are those pledges? One is India will increase the non-fossil fuel energy by what? 500 gigawatt by 2030. 500 gigawatt basically by 2030 they will be increasing. Apart from this, India will meet the 50% of its energy requirement from renewable energy by 2030. This is the pledge. Apart from this, India will reduce the total projected carbon emission by 1 billion tons from now to 2030. From now to 2030, we will decrease the carbon emission by 1 billion ton. Apart from that, by 2030, I can say we will reduce the carbon intensity of its economy by 45%, right? 45% से हमारी इकोनॉमी का क्या कर देंगे? जो 35% टारगेट पहले रिडक्शन का था, वो हमें 45% रिड्यूस करना है. और सबसे बड़ा टारगेट है कि 2070 तक हमारे पास टारगेट होगा नेट जीरो एमिशन.
अब ये नेट जीरो का क्या मतलब होता है? 2070 तक अगर हम नेट जीरो हो जाते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली द नेट जीरो मींस? बेसिकली नेट जीरो हियर मींस रेफर टू ए बैलेंस वेयर द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जितना एमिशन होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब फॉरेस्ट को इंक्रीज करना या एनी हाउ कोई भी ऐसे मीन्स लगाना ताकि हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या हो सके? जीरो हो सके, हमारा क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट जो होगा वो बिल्कुल नलीफाई हो सके। ये 2070 तक का टारगेट है। तो ये 5 प्लेज इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट कर सकें। सो दिस इज द सिंपल वे बाय विच आई कैन से यस, क्लाइमेट चेंज रियलिटी है और हमें इसको एडमिट करके स्टेप्स लेने चाहिए। वर्ल्ड टुगेदर स्टेप लेगा दैट विल बी बेटर, अदरवाइज सिंगल एफर्ट से आई थिंक देयर इज अ लेसर कैपेबिलिटी टू हैंडल द क्लाइमेट चेंज। दूसरा, 3 चीजों के ऊपर हमें और ध्यान देना होगा एंड दैट इज अडेप्टेशन पे, मिटिगेशन पे और आपके मॉनिटरिंग पे। अडेप्टेशन मतलब जो क्लाइमेट चेंज होता है तो एनी हाउ हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होंगी ताकि वो एक्सटर्नलिटीज जो है, नेगेटिव जो पार्ट है आपके क्लाइमेट चेंज का, उसको हम क्या कर सकें? कम कर सकें। दूसरा, हमें मिटिगेशन के लिए कुछ एफर्ट देने होंगे, जैसे कि हम ग्लोबल गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं। कार्बन जो हमारे पास एनर्जी सोर्स कार्बन के हैं उसको हम कम करके जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज कर सकते हैं। और क्या किया जा सकता है? आपका नेचुरल कार्बन सिंक को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो हमें क्या करना चाहिए? एक ट्रैकिंग हमें रखनी चाहिए। सी लेवल कैसे राइज होता है, हमारे पास जो फ्लड आती है क्यों आ रही है, बेसिकली ड्रॉट क्यों देखने को मिल रहा है, कितना फ्रीक्वेंट है और कितने टेम्परेचर चेंज से क्या इफेक्ट आ रहा है, ताकि हमारे पास एक डेटा एनालिसिस हो, हम उसी के हिसाब से फ्यूचर को आराम से प्रेडिक्ट कर सकें। दिस इज बेसिकली द थिंग व्हिच इज राइट हियर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होगा कि ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट 16 अगस्त से आपका स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल हमने सिलेबस और ओरिएंटेशन वहां पे चला हुआ है। तो राइट हियर इवन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू कैन ज्वाइन द बैच। यूज द कोड कपिल लाइव, यू विल बी गेटिंग इट एज 12,499 only, right? 12,500 rupees only. Yes, those people who would like to enroll even in the foundation batch that is going to start from 22nd August, there you can use the code Kapil Live. आप Kapil Live वहां पे भी यूज कर सकते हैं। Definitely 18,999 में आपको एक कोर्स देखने को मिल जाएगा, right? So happy learning to all of you and still climate change एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली यूपीएससी पूछती है। आप उसको लर्न कर सकते हैं, पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।